चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है 9th क्लास का हो चुका है, आप लोग 10th क्लास में प्रवेश कर चुके होंगे, ठीक है? इस चैप्टर से जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए हम एक-एक चीज़ को समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, समीकरण होता क्या है, ठीक है? और इसके बारे में धीरे-धीरे स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, क्या है कि अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों में, ठीक है? हम लोग के दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? क्या है कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उस परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ कि गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद अंगूर का किण्वन हो जाना, भोजन को पकाया जाता है, हमारे शरीर का भोजन को पचा लेता है, हम श्वास लेते हैं। ये सभी जो है एक-एक चीज़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, इन सभी परिस्थितियों में पारिश्रमिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ ना कुछ बदलता है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम जनरली जो पढ़ना है वो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है? रासायनिक परिवर्तन, चूँकि केमिस्ट्री का चैप्टर है तो उसमें हम रासायनिक परिवर्तन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन को। अब समझिए ये रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन में जो है वो एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिकरण में एक नया पदार्थ बनता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो दूध से दही बन जाता है, ठीक है? दूध से दही बन जाता है। दूध से हम दही बना सकते हैं, हाँ या ना? बना सकते हैं। दूध से अगर हम दही बना दिए तो दूध से तो दही बन गया, लेकिन दही से दूध मेरा नहीं बन सकता। मतलब दूध से दही बनना क्या, एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और नया पदार्थ जब बन रहा है तो वो पदार्थ जो है, जो मूल पदार्थ था उससे उसका जो गुण होगा नया पदार्थ का, वो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। तो दूध से जो दही बन रहा है, इस पे पदार्थ का गुण जो है दूध के गुण से अलग होगा। हम दही से फिर से दूध नहीं बना सकते। तो रासायनिक परिवर्तन में जनरली होता क्या है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है? आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब हम कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है? आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप को देखेंगे, ठीक है? तो ये क्रियाकलाप पढ़ सकते हैं। यहाँ जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ये देखने को मिलेगा आपको। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, ठीक है? क्या रिएक्शन है यहाँ देखिए, दीजिएगा। ये डायग्राम आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो यहाँ पे देखिए ये जो वॉच गिलास, ठीक है? वॉच गिलास है, ये जो ग्लास लगा हुआ उसमें जो देख रहे हैं आप छोटा छोटा जो डस्ट पार्टिकल्स दिख रहा है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है? मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे 2 mg लगा देते हैं, यहाँ पे भी 2 mg लगा देते हैं। तो देखिए ये जो रिएक्शन है वो संतुलित है। अच्छा, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है 2 mg और O2 मिलकर क्या बना, 2 MgO। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है? मैग्नीशियम अभिक्रिया करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। चलो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिए कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है, ठीक है? अभी बताएं कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये जो है किसके साथ, देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो इस दौरान, ठीक है, कैसा लौह उत्पन्न करती है। तो कैसा लौह उत्पन्न करती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चमकदार श्वेत लौह के साथ। कैसे लौह के साथ, चमकदार श्वेत लौह के साथ वो अभिक्रिया करती है, ठीक है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो दिया हुआ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है इसमें
हम पता कर सकते हैं कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगर अवस्था में परिवर्तन हो चुका है, अगर अवस्था में परिवर्तन हो चुका है तो हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसके रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं। अगर रंग में परिवर्तन हो गया है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। उसका देखेंगे कि गैसों का जो है या गैस का निकास या उत्सर्जन हुआ कि नहीं। निकास या उत्सर्जन, निकास या उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उससे गैस बाहर निकल रहा है कि नहीं। और चौथा है तापमान में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। देखिए इसमें जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ ले, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है, आप कैसे पता कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है कि अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है, रंग में परिवर्तन है, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ, तो हम कह सकते हैं इनमें से कोई एक परिवर्तन या चार परिवर्तन है अगर देखने को मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और इसके विपरीत अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसमें तापमान में परिवर्तन नहीं आएगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा, रंग में परिवर्तन नहीं आएगा, गैस का निकास और उत्सर्जन में परिवर्तन नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण इसमें क्या है कि जब ऑक्सीजन की रासायनिक समीकरण आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन, यहाँ ध्यान दीजिए कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और इसमें वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत ही लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ठीक है, सबसे सरलतम विधि क्या है कि हम इसको शब्द समीकरण में लिख दें। अब देखिए वाक्य के रूप में जो है इसमें देखिए ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अच्छा देखिए ये एरो जब है इधर, ठीक है, ये जो है इसको हम अभिकारक बोलते हैं। ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये अभिकारक है, और ये जो है एरो के उधर, ठीक है, ये एरो के अगर उधर जो है जो भी बचेगा उसको हम उत्पाद कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड करेगा, ऑक्साइड होगा, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये शब्द समीकरण है। क्या है, ये शब्द समीकरण है। लेकिन शब्द समीकरण को लिखना क्या होता है, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको लिखने जाएंगे ना तो कॉपी भर जाएगी। बहुत बड़े बड़े रिएक्शन है, बहुत बड़े अभिक्रियाएँ हैं, उसको लिखने में मेरा जो है कॉपी भर जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि इसको हम क्या करेंगे, शब्द समीकरण बनना लिख के अगर हम इसको क्या करेंगे, संक्षिप्त रूप लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक करते हैं। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक करते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, और इस अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण होता है उसे उत्पाद करते हैं। तो क्या होगा इसमें, देखिए जो नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, प्रतिफल है, और अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक है। तो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या करते हैं, अभिकारक, और भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अब। ठीक है, देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान होता है, जिससे हमने बताया कि तीर का निशान होता है। अब अभिकारक के बीच क्या करते हैं, हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं तथा उनकी बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इस प्रकार के बीच में भी क्या करते हैं, हम योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखते हैं। अगर दो चीज़ बनेगा तो हम दाईं ओर क्या करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे। क्या समीकरण के रूप में इसे संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके हम रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र का स्मरण करें तो उपरोक्त समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए मैग्नीशियम या ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, चूंकि ये अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं है, ठीक है, तो ये आगे जाकर पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए तीर के निशान के बाईं ओर जो भी है उसको क्या कहेंगे, अभिकारक, और तीर के निशान के जो भी है उसे प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो ऑक्सीजन की संख्या है 2 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है अभिकारक में, और ऑक्सीजन जो है परमाणु की संख्या प्रतिफल में क्या है, 1 है। ठीक है, जिससे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और यह क्या भी लिखा हुआ है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, इसमें क्या है, 1 है। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है।
तो ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है, तो ये तो समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है अभिकारक में जितना है प्रतिफल में भी उतना ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ अभिकारक में तो ठीक है, ठीक है मैग्नीशियम, प्रतिफल में भी ठीक है मैग्नीशियम, लेकिन ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है संतुलित नहीं है, मतलब ये समीकरण जो है वो संतुलित अवस्था में नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा है, दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान है। क्या ये दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान है? बिल्कुल नहीं है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। तो क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, इस अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 में मैग्नीशियम वायु में जलाने का के ढांचा समीकरण है। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों बराबर है। ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों बराबर है, मतलब जो भी तत्व है उसमें परमाणु संख्या अभिकारक में जितने हैं और प्रतिफल में भी उतनी ही परमाणु संख्या है, तो बराबर है, और अगर नहीं है तो बराबर नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देखिए, आपको द्रव्यमान का संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जैसे आप क्लास में 9th में पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम, कि जो है बाईं और जितनी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें तत्व की परमाणु संख्या जितनी है उतने ही तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, उतनी और भी होगी। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए हम इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। संतुलित देखिए यहाँ पे कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें जो है अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात या बाद तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना होगा, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है तत्वों की परमाणु संख्या जो बाईं ओर जितनी होगी उतनी ही तत्वों की परमाणु संख्या दाईं ओर होनी चाहिए। तो जिससे क्या होगा, जिससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है संतुलित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं हम जो है समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन आप देख सकते हैं कि जब हम जिंक को रिएक्ट करवा रहे हैं, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं या अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। तो उसको हम जिंक को क्या होता है Zn, ठीक है, H2SO4 बना है, और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसको देखिए ये जो है शब्द समीकरण के रूप में था। ठीक है, ये जो है शब्द समीकरण में है, शब्द समीकरण में है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए ये जो है, ठीक है, उसमें अब देखें कि हम इसको क्या किए, शब्द समीकरण के रूप में लिख दिए। ये इतना बड़ा लिखना जो है हर बार पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको शब्द समीकरण को ना लिख के इसको संक्षिप्त रूप लिख दिए, और संक्षिप्त रूप में जो है हम जिंक को जो है वो Zn लिख दिए, है ना, और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिख दिए, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखे और प्लस H2 लिखे। ठीक है, इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो देखिए बुक का जो कम्प्लेक्सिटी है, मतलब इसको संतुलित करने में जो है इसका कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो समझिए हम समझाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करना आप सीख जाएंगे, संतुलित करना आप सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है वो संतुलित करना है, स्टेप दिया हुआ है, अलग अलग स्टेप आप इसमें देख सकते हैं, और इसको संतुलित करना इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो इतना संतुलित करना, इस प्रोसेस करना कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि जिंक सल्फेट और H2SO4 ये क्या संतुलित है या नहीं है, पहले ये देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आप ध्यान देने के बाद क्या पाइएगा कि देखिए यहाँ पे जिंक जो है, जिंक, ठीक है, जिंक, और यहाँ पे भी देखिए जिंक। तो जिंक का परमाणु संख्या कितना, परमाणु संख्या छोड़िए, जिंक में कितने परमाणु है, एटम एक है, एक ही जिंक है, यहाँ पे भी जिंक एक है। ठीक है, मतलब LHS में भी क्या है, जिंक मेरा एक है, और RHS में भी जिंक क्या है, एक है। अब देखिए यहाँ H2 जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो हाइड्रोजन भी क्या है, मेरे जिंक तो बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए यहाँ पे सल्फर कितना है, तो सल्फर जो है, सल्फर भी क्या है, सल्फर जो है वो भी एक है। ठीक है, सल्फर भी एक है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 4 है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभिकारक में जितने परमाणु हैं, ठीक है, और प्रतिफल में भी जितने परमाणु हैं, दोनों बराबर है। इसका मतलब जो है ये समीकरण जो है वो संतुलित है। हम आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, पहले इस समीकरण को देखिए, ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि क्या समीकरण संतुलित है। संतुलित नहीं है तो संतुलित करेंगे। सबसे पहले देखिए इस समीकरण संतुलित है,
तो देखिए यहाँ पे Fe जो है क्या है, एक है ना। Fe के जो एटम है यानी Fe के जो परमाणु है वो कितना है, एक है, और इसमें 3 है। कितना है, एक है और ये 3 है। तो क्या यहाँ पे तो पता चल रहा है कि संतुलित नहीं है। अब यह ध्यान दीजिएगा, जब भी आप समीकरण को संतुलित कीजिएगा तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि Fe जो है कितने जगह पे है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक जगह पे है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे भी एक जगह पे है, यहाँ पे भी एक जगह पे है, आयरन भी एक जगह पे है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि किसको संतुलित करना आसान है। हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जिसमें परमाणु संख्या 1 हो, जिसकी परमाणु संख्या 1 हो, पहले हम उसको संतुलित करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से क्या होगा, जब हम संतुलित करेंगे तो सबसे आसान होगा। ऐसा अगर हम संतुलित करेंगे तो सबसे आसान होगा, और इसमें जो है संतुलित करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, और हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इजीली संतुलित कर पाएंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा तो इसमें देखिए आयरन जो है यानी Fe जो है 1 है, और इसमें Fe 3 है। हम 1 को 3 बना सकते हैं, 1 को बिल्कुल हम 3 बना सकते हैं 3 से गुना करने पर। तो हम अगर हम यहाँ आगे 3 से गुना कर दे तो क्या होगा, 3Fe, ठीक है, क्या हो जाएगा 3Fe। तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे 3Fe लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए Fe जो है वो 3 हो गया अभिकारक में, और प्रतिफल में भी 3 हो गया, ठीक है। अभिकारक में भी 3 हो गया और प्रतिफल में भी 3 हो गया। तो 3 और 3 तो बराबर हो गया, इसमें कोई तो संदेह नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो अब क्या पाएंगे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इसको हम 4 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। किससे गुना करने पर, 4 से गुना कर देंगे तो इसका आगे 4 हम लिख सकते हैं। 4 जब लिख देंगे तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन जो है यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते हैं, Fe, ठीक है, प्लस क्या है H2O, ठीक है, एरो Fe3O4 प्लस H2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ध्यान से नज़र आएगा कि Fe जो है उसमें कितना, 1 परमाणु, तो इसमें हम 3 कर दिए बराबर कर लिए करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये 4 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 4 बना सकते हैं, बिल्कुल इसके आगे 4 लगा दिए, ठीक है, 4 लगा दिए तो बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन कितना है, तो देखिए हाइड्रोजन तो 2 है, ठीक है, और इसके आगे 4 है। तो जब ऐसा रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, गुना करके देख लेंगे, तो टोटल मिला के कितना हाइड्रोजन हो गया, 8। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो इसको हाइड्रोजन कैसे बना सकते हैं, 4 है ना, सॉरी 8। तो इसके आगे क्या करेंगे, हम 4 लिख देंगे, ठीक है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4H2O। आगे क्या हो जाएगा इसका, 4H2O, 4H2। तो इस प्रकार से जो है मेरा आ जाएगा, मतलब Fe के पहले क्या आ जाएगा, 3 लिखेंगे, ठीक है, H2 के पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, और H2 के पहले क्या लिखेंगे, इसमें भी 4 लिखेंगे, तो बैलेंस मेरा हो जाएगा। देखिए आप इसका बैलेंस ऐसे ही किया है, ठीक है। आप देखिए इतना जो रिएक्शन है, आपको रिएक्शन देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, इसीलिए वैसा सॉल्व नहीं करना, ठीक है, नहीं तो बहुत डाउट होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, फाइनल जो मेरा रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे 3Fe आया, 4H2O आया, फिर 4H2 आया। तो इस तरह से जो है मेरा रिएक्शन जो है अभिक्रिया जो है संतुलित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें हम जो मेथड यूज़ किए उसमें हीट एंड ट्रायल विधि का यूज़ किए। हीट एंड ट्रायल मतलब जो है हम अपने हिसाब से किए। आप यहाँ जितना प्रोसेस है आप प्रोसेस से भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम इसको बच्चे को जो है प्रोसेस से बताते हैं तो बच्चा लोग जो है ज़्यादा डाउट होता है। इसमें बहुत बार प्रोसेस करना पड़ेगा, और इसमें आपका जो है ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का आएगा, 3 क्वेश्चन लगातार इसमें उसको संतुलित करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसको सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका इसमें 3 मार्क्स नहीं आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा एक बात, देखिए इसमें क्या है कि भौतिक अवस्था की संकेत को लिखना। जैसे मान लीजिए भौतिक अवस्था के संकेत को आप क्या लिखेंगे, अगर कोई जो है अभिकारक और प्रतिफल जो भी हो, अभिकारक या उत्पाद या अभिकारक प्रतिफल, उत्पाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर C+O2 है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CO2। अब CO2 में जो है ये दोनों जो है C और O2 अभिकारक है और CO2 जो है वो प्रतिफल है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए O जो है क्या है, एक गैस है, तो गैस के आगे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा लगा इसको जो है और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए और अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए गैस लगा दिए, ठीक है। कार्बन किस रूप में होता है, सॉलिड या एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में घुलता है, तो इसको अगर ये सॉलिड के रूप में है तो मान लीजिए इसको सॉलिड S लगा दिए। S मतलब क्या, देखिए यह चीज़ है जो है, अगर कोई जो है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर कोई जो है अभिकारक हो चाहे उत्पाद, गैस, द्रव, जल या ठोस अवस्था को, तो अगर कोई गैस में है तो उसको हम G लगा के दिखाएंगे, अगर कोई द्रव में है तो उसको लिक्विड लगा देंगे, अगर कोई जल ही है मतलब जो जल में घुलता है तो उसको एक्वस लगा देंगे,
और अगर कोई ठोस है तो उसको हम लिखेंगे एस, एस मतलब सॉलिड। ठीक है, इस तरह से हम उसको और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जैसे अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि इस इक्वेशन को जो हम संतुलित कर दिए थे, ठीक है, 3Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2। देखिए जो H2 है वो किसके रूप में है, गैस के रूप में। तो गैस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इसको ब्रैकेट में कैपिटल स्मॉल जी लिख दिए। अब यहाँ देखिए Fe जो है वो क्या है, सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, तो इसके आगे जो है Fe के आगे क्या लिख दिए, S लिख दिए, सॉलिड। H2O जो है वो गैस अवस्था में होता है, H2O से लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन H2O को क्या होता है, वेपर बनकर हम उड़ा सकते हो, तो ये गैस अवस्था में है। अच्छा, Fe3O4 जो बनेगा, ठीक है, जो आयरन सल्फेट बनेगा वो भी किस रूप में बनेगा, जो है वो सॉलिड रूप में बनेगा। तो इस तरह से हम मोर इन्फॉर्मेटिव बना और अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके बगल में हम लिख सकते हैं, चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप लिख सकते हैं, अन्यथा लिखे या ना लिखे उसमें कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब देखिए आगे जो है, ठीक है, यहाँ देखिए कि इस समीकरण में हम देखिए तो H2O के साथ क्या है, जी चिन्ह लगा है। ठीक है, ये दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में हुआ। इसमें मतलब क्या है, H2O का जो प्रयोग हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पानी के रूप में नहीं प्रयोग हुआ बल्कि भाप के रूप में प्रयोग हुआ। जैसे आप पानी को गर्म करते, मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, अब कोई कंटेनर है, कंटेनर में पानी को गर्म कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है और कंटेनर में अगर आप पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी को अगर आप गर्म करते हैं, हीट देने के बाद अगर गर्म करते हैं यहाँ से, ठीक है, अगर पानी इस पर रखा हुआ है और पानी से हीट, तो ये वेपर बन के ऊपर उड़ेगा, भाप बन के पानी ऊपर उठ जाएगा। तो जब भाप बन के पानी ऊपर उठेगा तो क्या होगा, वाष्प बनेगा। तो ये जो है पानी गर्म जब बनेगी तो पानी गर्म होने के बाद क्या होती है, ये भाप ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे H2 का मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं है बल्कि इसमें क्या है, वाष्प के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे कि प्रायः हर रासायनिक समीकरण में, ध्यान दीजिए, प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि ये आवश्यक ना हो। ठीक है, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति में जैसे कि ताप का दाब को उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अभिकारक या प्रतिफल, जैसे यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो अब देखेंगे और पाएंगे, जैसे CO+2H2 तो यहाँ पे CH3OH बना। ठीक है, कब ये 340 ATM पर हम इसको गर्म किए तो क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को किए तो क्या बना, CH3, मिथाइल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मिथाइल एल्कोहल बना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2O, तो ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो है, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बना, ग्लूकोज बना। ठीक है, ऑक्सीजन बना, H2O बना। तो किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, तो किसी की उपस्थिति होना इसमें जरूरी है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को सॉल्यूशन इसका बता दिया जाएगा। ठीक है, हम आगे चलेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अगर आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे तो बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, जैसे हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया का हमें किसी भी तत्व के परमाणु दूसरे तत्व परमाणु में नहीं बदलता, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया के परमाणु में आपसी आबंध टूटने और जुड़ने में नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO, क्या होता है, CaO। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना, जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा। तो जिसे अगर हम देखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, वो CaOH का होल 2। और इसमें क्या होगा, जब ये CaOH का होल 2 बनेगा तो उसमें बहुत सारा हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट यानी उष्मा निकलेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिकतम मात्रा में उष्मा प्रदान करता है, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जो है ये फॉर्मूला CaO है, बुझा हुआ चूना H2O है, CaOH का होल 2। ठीक है, ये उष्मा जो है वो निकल रही है, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, तो किसी अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस अभिक्रिया में जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब हम क्या समझे कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, ठीक है, एकल
उत्पाद का निर्माण करती है। देखिए इसमें एकल उत्पाद का निर्माण किया कि नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हीट निकल रहा है वो अलग बात है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जो है वो दो अलग अलग पदार्थ है। इससे अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ बना, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप कोशिश कीजिएगा याद रखेंगे। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। देखिए इसमें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ C और S, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि S को आप लिखे, S को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो C प्लस O2 क्या हो जाएगा, CO2, क्या हो जाएगा, CO2। C और O2 जो है यहाँ पे ये अभिकारक है, CO2 जो है प्रतिफल है। ठीक है, CO2 जो है अभिकारक है और CO2 जो राइट साइड में बना है वो प्रतिफल है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2H2O2। देखिए इसमें दो अलग अलग पदार्थ है कि नहीं, H2 और O2, एक एकल पदार्थ बन रहा है H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ H2 जो है भाप के रूप में नहीं बना, वहाँ पे जो है H2O भाप के रूप में बना था, यहाँ H2O जो है लिक्विड के रूप में बना, यानी द्रव की अवस्था में बना। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ध्यान दीजिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करती है, तो इस तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका हम ये भी कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है और अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसीलिए उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी संयोजन को हम क्या कर सकते हैं, जब संयोजन होती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है, तो इसीलिए कहा गया क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा से उसी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, इसमें ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ रही है बल्कि ऊष्मा निकल रही है, तो इसमें क्या कहेंगे, जब ऊष्मा निकल रही है तो उसको संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तो है ही, साथ साथ क्या होगा, इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, तो उसको हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखिए CH4 + 2O2, CO2 और 2H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे। अगर हम चलेंगे कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं की उपस्थिति के ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया में विशेष नाम श्वसन, इसका अध्ययन आप क्लास 6 में करेंगे। ठीक है, श्वसन जो है उसमें 6 में करेंगे, लेकिन इसमें रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें C6H12O6 और 6O2, ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा गया कि जब कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटा तो C6H12O6, ठीक है, वो 6O2 से अभिक्रिया किया, 6CO2 6H2 ऊर्जा प्राप्त किया। अब ध्यान दीजिएगा कि साग सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे पूछेगा कि कंपोस्ट किसके उदाहरण है, तो क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा निकलती है। आगे चलेंगे और देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे चलेंगे और लिखेंगे, समझेंगे। क्या समझेंगे कि आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है कि हम यहाँ पे देखिए एक दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये पूछता है कि फेरस सल्फेट जो है या फिर आयरन सल्फेट किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखिएगा हरा रंग। ठीक है, ये दहन से उत्पन्न अभिलक्षित गंध को भी क्या करते हैं, आप सूंघ सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, सुन के और बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देखिए ये आयरन सल्फेट जो है, ठीक है, आयरन सल्फेट जो है या फेरस सल्फेट अभी क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा गया, आप यहाँ पे देखेंगे कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो है ये एक ही अभिकारक था और ये टूट के क्या हो गया, दो या दो से क्या, यहाँ देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल उत्पाद टूटकर, ठीक है, जिसमें एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हुआ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसमें भी क्या है, देखिए यहाँ पे भी एक है
और इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे तो CaO + CO2 बनेगा। तो एकल अभिकारक है, ठीक है, एकल पदार्थ है, ये अभिकारक है, ये टूटने से दो या दो से अधिक क्या हो रहा है, पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या आता है, जिसमें दो चीज जोड़ के एक बनता है, जैसे CO2 + CO2 बना था, एरो CO2, लेकिन इसमें एक ही जो है वो टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये जो है इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। आगे देखेंगे कि अब भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है, ये सब अभिक्रिया में प्रकार होती है। देखिए ये जो है एक और जो है ये रिएक्शन है, NCERT बड़ा इंपॉर्टेंट, जो है लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ध्यान से देखिएगा तो पता पाइएगा, इसमें एकल अभिकारक है और तीन जो है क्या है, उत्पाद है। तो तीन जो उत्पाद है इसका मतलब क्या, कोई एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है। तो क्या किया, लेड ऑक्साइड, ठीक है, फिर क्या किया था, नाइट्रोजन, देखिए ध्यान दीजिए, लेड नाइट्रेट अभिक्रिया करके क्या बनाया, लेड ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये बनाया। इसका मतलब ये जो है क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखेंगे, ये जो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ये इसमें विकर को समझ लीजिएगा अच्छा से। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का सिल्वर नाइट्रेट दूसरा रंग का हो जाता है। श्वेत रंग का क्या, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो दूसरा रंग का हो जाता है। इस उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित होने के कारण से होता है। यहाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये जो है एग्जाम्पल देखिए, जो AgCl जो रिएक्शन है, यहाँ पे AgCl, देखिए यहाँ पे एकल अभिकारक है तो दो उत्पाद बन रहा है, दो उत्पाद बन रहा है। इसका मतलब ये सूर्य के प्रकाश का जो उपस्थिति देंगे तो ये दो भाग बट रहा है, इसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है। अब देखिए AgBr जो है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सूर्य के प्रकाश में है और ये क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यहाँ दो बनेगा या दो से अधिक, तो इसका वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आगे चलेंगे और देखेंगे, ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये जो है, जो दो रिएक्शन दिया हुआ ये, ठीक है, ये जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। क्या, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा के कारण ही वियोजन अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में ही क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। हम आगे चलेंगे और देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये अभिकारक को तोड़ने में जितने भी है, देखिए हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया के अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होकर उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया बनाती है। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे कि 2AgCl जो है, इसमें सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता हो रही है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो रही है। तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि ऊष्मा उसमें निकल रही थी, लेकिन इसमें ऊष्मा की ज़रूरत है। तो ऊष्मा की जब भी ज़रूरत है तो उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, और जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसमें क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार का वियोजन अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं हम, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, यह कहा जा सकता है। देखिए ये पदार्थ जो है वो आगे जब हम पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लोहे का कील है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है एक कील है, ये भी एक कील है। इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहा की कील है, कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाला गया और ये जो है एक कील है, और ये लोहे का कील है, जिसका इसका देखिएगा ओरिजिनल कलर कैसा है और इसका कलर कैसा है, ठीक है। इस प्रयोग के द्वारा किया गया था। तो कॉपर सल्फेट का विलयन में जो है वो A रखा गया, कॉपर सल्फेट का विलयन फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है। और परखनली जो है ये परखनली है, ऑब्वियसली परखनली है इसमें, और इसमें मिश्रण जो है परखनली B में रखा गया, परखनली स्टैंड ये सब है, ठीक है। इस तरह से आगे कुछ और हुआ। देखिए लोहे के कील में जो है, लोहे के कील में का रंग जो है भूरा क्यों हो गया था, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया, इस क्रियाकलाप पर हम देखेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो गया। तो देखिए आयरन जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया तो आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया। तो इस अभिक्रिया में जो लोहे है ना, या आयरन है, दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करा दिया। अब देखिए यहाँ पे Fe जो है CuSO4 के साथ रिएक्ट किया और Fe जो है Cu को हटा दिया, Fe जो है Cu को हटा दिया और वो अपना जगह ले लिया। यहाँ ध्यान से देखिएगा तो देख पाएंगे कि Fe जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, आयरन जो है या Fe जो है वो कॉपर को हटा दिया और अपना जगह ले लिया और कॉपर को साइड कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक जो है किसी एक तत्व को वो अपने वास्तविक स्थिति से हटा दे और स्वयं उसका स्थान जो है ले ले, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे।
देखिए और भी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस Cu और Pb प्लस कॉपर क्लोराइड। तो Pb देखिए Pb है, इसमें कॉपर क्लोराइड को क्लोरीन से अभिक्रिया कर लिया और कॉपर को साइड में रख दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रिया करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो कारण क्या था भाई होने का? तो देखिए ये कारण क्या था कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर से ज़्यादा अभिक्रिया कौन है? जिंक है। तो जिंक क्या किया? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर को हटा दिया, सल्फेट की जगह पे अपना अधिकार जमा लिया। उसी तरह से जो लेड है, ठीक है, उसी तरह से जो लेड है कॉपर क्लोराइड से जो है कॉपर को हटा दिया और क्लोरीन अपना जगह बना लिया, कॉपर को साइड कर दिया क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील है। लेड जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, यानी लेड मतलब शीशा कॉपर से, तो इसलिए कॉपर को अलग कर दिया। आगे चलेंगे और देखेंगे। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है, देखेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का देखिए ध्यान दीजिए कि आप देखेंगे कि श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होते हैं। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया सब क्या समझते हैं? देखिए जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा तो उसमें कुछ अवक्षेप बन जाएगा। अवक्षेप मतलब जैसे कोई कंटेनर है, कोई बीकर है और उसके नीचे जो है अगर कुछ तली में कुछ बैठ जाए, तली में कुछ बैठ जाए यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप बन जाना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण होता है और जल में अविलय होते हैं, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। देखो पदार्थ जो है पानी में अविलय होता है तो उसको अवक्षेप कहा जाता है। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, इस अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा तो Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है तो BaSO4 प्लस 2NaCl होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें जो है यहाँ Ba2SO और SO4 2- होगा। ठीक है, 2- ये अभिक्रिया में BaSO4 अवक्षेप के रूप में निर्माण होता है। इसे पूछेगा कि जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है तो BaSO4 जो है किस रूप में पाया जाता है? तो बेरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेप के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, नीचे वो तली में बैठ जाएगा। अन्य उत्पाद जो है सोडियम और क्लोराइड का भी निर्माण होता है, जो विलयन में ही रहता है। वही अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है? देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लिख ले कि Na जो है वो Na क्या होता है? प्लस होता है, तो इसमें क्या होगा? प्लस हो गया। ठीक है, इसमें -2 होता है, इसमें Ba में भी +2 होता है, क्लोरीन में भी -1 होता है। ठीक है, अब यहाँ Ba जो है 2SO4 जो है S जो है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए सल्फर जो है वो 16 होता है, तो 16 तो है उसको 2 करना है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो आयनों का आदान प्रदान होता है जिसके कारण जो होता है, ठीक है, जो आयनों का आदान प्रदान होता है जिसके कारण ये होता है। ठीक है, देखिए सल्फर का जो है वो है जो सल्फेट लगा हुआ है, जैसे मान लो सल्फर है तो सल्फर का तो 2 होगा। ठीक है, लेकिन सल्फेट का होता है SO4, तो इसका पूरा मिला के होता है। SO4 जो होता है वो पूरा मिला के होता है -2 तो सल्फेट जो है वो -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो हमको समझ में आ गया क्या? देखिए इसमें क्या पढ़े हम? संयोजन पढ़ लिए, वियोजन पढ़ लिए, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़े, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया पढ़े। अब आगे जाएंगे तो उपचयन अभिक्रिया के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना होगा। तो ध्यान दीजिए उपचयन अभिक्रिया के बारे में। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। कॉपर ऑक्साइड में जब कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड होगा, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो किस रंग का हो जाएगा? तो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कैसा हो जाता है? काली परत चढ़ जाती है। ये काला पदार्थ है ना, क्यों बना? कि यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर के ऑक्सीजन के योग से बना है। ठीक है, कॉपर जो है वो किससे बना? कॉपर ऑक्सीजन के साथ योग से कॉपर ऑक्साइड बना। यदि हम गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो सतह की काली परतें भूरे रंग की हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और कॉपर प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम क्या करें, कॉपर ऑक्साइड है तो उसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे अगर ताप में टेम्परेचर बढ़ा के, तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O जो है पानी अलग हो जाएगा, जिससे हम कॉपर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि H2O जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन कॉपर थोड़ी ना उड़ सकता है ना। आगे चलेंगे, देखिए अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसमें उपचयन हुआ है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन हुआ है। जैसे ध्यान दीजिए कि इस कॉपर ऑक्साइड में जो है क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि, ध्यान दीजिए ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कैसे कहते हैं? उपचयन हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड में जो है क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड में जो है ये ऑक्सीजन था इसमें, लेकिन इसमें देखिए ऑक्सीजन नहीं है,
जब ऑक्सीजन नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई है, और ऑक्सीजन की कमी होने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। मतलब कॉपर ऑक्साइड में कॉपर क्या हुआ, अपचयन हुआ। लेकिन यहाँ पे उसका विपरीत देखिएगा, तो जैसे H2 है और H2O बना, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें H2 लगा, O1 लगा, इसका मतलब इसमें क्या हुआ, उपचयन हुआ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन एक जुड़ा। लेकिन कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, क्या हुआ, अपचयन हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की संख्या घट गई। ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे, ध्यान दीजिए। अभी जो बात बता रहे थे, जैसे देखिए कॉपर अभी उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड देखिए, कॉपर ऑक्साइड में जो है CuO में Cu बना। अब Cu बना मतलब ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन हटा मतलब अपचयन हुआ। और यहाँ पे H2O में O जोड़ा, मतलब O जुड़ा मतलब उसमें उपचयन है, तो ये उपचयन हो गया। तो रेडक्स रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, तो जिसमें जो है क्या हो, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम होती है उसमें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे एग्जांपल इसको देख सकते हैं, जिंक प्लस कार्बन और जिंक CO कॉपर मोनोऑक्साइड। इसमें बात जो है MnO + 4HCl MnCl2 2H2OCl। तो उतना जरूरत नहीं है, इसको याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने का, ज़्यादा जो है आपको इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। जो है इसमें कॉपर जिंक ऑक्साइड है ना, अपचयित होकर जिंक बनता है, तो पता चाहिए, ताकि एक एक चीज़ बता जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे कि ऊपर दिए गए उदाहरण पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है तो उसको उपचयन कहेंगे। इसका विपरीत जो है, अगर हाइड्रोजन की संख्या में कमी जाएगी, देखिए ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन। और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि आएगी तो हम क्या कहेंगे, समझिए बात को। ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ इसका मतलब, और इसमें अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी हुई। तो अगर किसी संख्या में हाइड्रोजन की कमी हुई तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, उपचयन हुआ। या किसी में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई है तो उसको कहेंगे हम लोग उपचयन है। ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ गई इसको मतलब अपचयन है। उसको उल्टा ही बोल सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है इसको उपचयन करते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या में कमी आएगी तो उसको भी उपचयन कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है उसमें संचारण है। क्या है, संचारण। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको एग्जाम देने से पहले जो है इसको जरूर पढ़िएगा। अभी आपका जो है नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो एक चीज़ को जो है बहुत ही बारीक से पढ़ें, और एक बार नहीं बार बार पढ़ें, ताकि जो है सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो है वो लोड रहे और आप हर एक चीज़ का आंसर कर पाएँ। अभी इसका स्टार्टिंग फेज है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप चाहें तो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या आप अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखे हैं या तो देखते हैं कि आपने अवश्य देखा होगा कि कोई लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाती है, पर इस अभिक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा रंग चढ़ जाता है, ये पूछा जाएगा कि अब चमकीली सतह पर कौन सा है, कुछ समय पश्चात जो है ना, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस अभिक्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में ऐसा परिवर्तन होता है कि आप चांदी और तांबे के चढ़ने वाली परत संग रंग पर ध्यान देते हैं। देखिए चांदी और तांबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई आसपास धातु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब संचारित होती है, इस प्रक्रिया को संचरण कहते हैं। ठीक है, क्या संचरण कहते हैं, ध्यान दीजिए कि जब कोई धातु को लंबे समय तक जो है खुली वातावरण में रख दिया जाता है तो ये क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है। मतलब इसमें जंग लगने की भी स्थिति आ जाती है, अभी संचरण हुआ नहीं है। ठीक है, जब हम किसी पदार्थ को खुले समय में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, लंबे समय तक जो है इसको वायु में रख दे तो ये क्या हो जाएगी, संचारित हो जाएगी, इस है ना, ये संचारित हो जाएगी। तो इस पर क्या कहेंगे हम लोग, संचारण। चांदी के ऊपर काली परत, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चांदी के ऊपर काला। ठीक है, क्या याद रखना, चांद काला होता है, जैसे चांद सफ़ेद होता है, लेकिन आप याद रखेंगे चांद, ठीक है, बादल काली होती है, और बादल कहाँ होती है, चांद के में, तो चांद से याद रखिएगा चांद जो है वो काला होगा। ठीक है, चांद काली होगी, काली परत, और तांबा के ऊपर हरा परत, है ना, तांबे के ऊपर हरा परत। ठीक है, तांबे के ऊपर हरा परत, है ना, और जो है चांद भी काली होती है, बोलते हैं ना चांद भी काली होती है, चांद तो नहीं होती है। ठीक है, आपका मेघ जो है वो काला बरसात होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा चांदी से चांदी काली, है ना, चांदी काली, और तांबा से याद रखना क्या, तहरी मतलब तांबा हरी होती है परत, है ना। इस परत में चढ़ाना को ही अन्य संचरण का अन्य उदाहरण होगा। ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे कि संचरण के कारण
कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तु पर बहुत क्षति होती है। लोहे का संचालन एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में अपने संचालन के बारे में थोड़ी सा जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विकृत ग्रंथिता क्या होता है? देखिए, जब वसायुक्त अर्थात तेलीय खाद्य पदार्थों को, ठीक है, जब वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख दी जाती है तो स्वाद, उसका गंध बदल जाता है, ठीक है। जब वसायुक्त एवं खाद्य पदार्थों को, ध्यान से सुनिएगा, विकृत ग्रंथिता किसे कहते हैं? जब वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में रख दिया जाता है, ठीक है, तो जिससे इसका गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, जिसे क्या कह सकते हैं? इसे ही क्या कहा जाता है? विकृत ग्रंथिता